नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जानेंगे हम एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 3 है और इसमें जानेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, प्रस्तावना है और प्रस्तावना में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तथ्य हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग पहचान प्रदान करता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें और 97वें संविधान संशोधन में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले यानी 1973 में जो हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। जैसा कि इस प्रस्तावना में बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन था 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। हालांकि इससे पहले इसके बाद जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती पर जो फैसला दिया था, जिसके बारे में भी कहा गया है कि मूल 368 के तहत आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से कर सकते हैं जो कि संविधान के नागरिकों के हित में हो। ओके, तो अब संविधान की विशेषताओं की चर्चा करें तो संविधान के वर्तमान रूप में जो विशेषताएं हैं, सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित और जैसे अमेरिकी संविधान है वो लिखित है, और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। ओके, भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 22 भागों में विभक्त था। मूल संविधान जो था हमारा 1949 में, इसमें 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित था और इसमें 8 अनुसूचियां थीं, जैसा कि इससे पहले हमने बताया था। लेकिन वर्तमान में 2016 में प्रस्तावना की बात करें तो 465 अनुच्छेद हुए हैं इसमें, जो कि 25 भागों में विभक्त हो चुका है। लेकिन इसमें 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां थीं जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया है। इसमें करीब 90 अनुच्छेद 4 भागों में जैसे 4 का, 9 का, 9 खा और 14 का, और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं हैं। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। वो कारण क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आ नंबर में बताया गया है कि भौगोलिक कारण है भारत का विस्तार और विविधता, और ऐतिहासिक है। इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की बात हो जाती है, लेकिन अब सब जम्मू कश्मीर का संविधान भी भारत का संविधान होगा, क्योंकि अभी जो जम्मू कश्मीर में जो परिवर्तन हुए हैं वो देखने और समझने और सुनने योग्य हैं। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व है। अब बात करें कि संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप से प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम
आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। अब विभिन्न स्रोतों से विहित जो है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों से भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को जोड़ने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। हालांकि संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी क्रमशः अमेरिका और इंग्लैंड से इनको लिया गया है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसआर, अब रूस के नाम से जाना जाता है, यूएसएसआर को, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से लिए गए हैं। भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 का रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान हैं या फिर इससे मिलते जुलते हैं। अब बात करें नम्यता और अनम्यता का समन्वय, तो ये बात करने से पहले बताना चाहेंगे कि भारत के जो संविधान में जो सोर्स की बात करें तो बहुत से देशों से लिया गया है, जैसा कि हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है। ओके, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान, तथा सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 का। यहाँ से अधिकतर जैसे कि लोक सेवा आयोग, अधिक प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। नम्यता और अनम्यता का समन्वय की बात करें तो संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान। लचीला और नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे कि किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधनों का प्रावधान मिलता है, जैसे कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत जो कि 50% से अधिक हो। कुछ अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन के से ही संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के बारे में जानें तो भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत का जो संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एक नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसके दो अभिप्राय हैं।
पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी भी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना से संघ, अर्थ संघ, केसी बेरे, बारगेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स, को ऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनविल ऑस्टिन, फेडरेशन विद ऑफ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स व अन्य। अब देखेंगे कि सरकार का संसदीय रूप क्या है। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन में संसदीय संतंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे कि भारत का जो संविधान है संसदीय शासन प्रणाली के तौर पर है, जो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है और ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, जो कि भारत में ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और ये संसदीय प्रणाली की बात करें तो ये समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडल सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि वास्तविक व नामांकित कार्यपालकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की मत सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन यानी लोकसभा अथवा विधानसभा। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। जैसे कि महारानी एलिजाबेथ किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत का हो अथवा ब्रिटेन की हो, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसा कि राजनीति के जानकारी से प्रधानमंत्री सरकार का नाम भी देते हैं। अब बात करें संसदीय संप्रभुता या न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय को किस प्रकार से हम देख सकते हैं। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिकी न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। एक ओर जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। अब बात करें एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में जानें तो क्या है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय के भी नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानून को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है और यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। अब बात करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकार देख लेते हैं एक संक्षिप्त में।
और इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो संक्षिप्त में देखें तो संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जैसे कि समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में है, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 के आर्टिकल के अंतर्गत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के अंतर्गत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आता है। जब किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 के अनुसार वो सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों का संरक्षण के लिए रिट लगा सकते हैं और अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, जो कि न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करेगा। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया था, 5 प्रकार की रिट, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख, यानी 4 प्रकार के रिट हैं। ओके। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय हैं। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। संसद ने संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें भी स्थगित किया जा सकता है। यानी जो अनुच्छेद हमारा 20 और 21 है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है, चाहे आपातकाल के दौरान स्थिति हो किसी भी प्रकार की, क्योंकि आर्टिकल 20 और 21 हमें जीवन जीने देने का अधिकार देता है। किस प्रकार से हमें जीवन जीना है, हमारे जीवन की रक्षा करने का अधिकार है। इस प्रकार से हमारे अधिकार हो जाते हैं। और जानेंगे विस्तार से अगले वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मौलिक अधिकारों के बारे में। मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।